हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 का इंग्लिश का पेपर है। ये हाफ ईयरली का 24-25 का, ठीक है। जिसमें आपका टोटल मार्क्स है 60 मार्क्स और टाइम जितना दिया गया है ये आपका 2 आवर्स 30 मिनट्स है। तो इसमें सेक्शंस क्या क्या, क्वेश्चंस क्या, वो देख लेते हैं। इसमें आपका 4 सेक्शंस के पेपर होंगे। सेक्शन ए में रीडिंग पार्ट है, इसका मतलब इसमें आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा जो कि 15 मार्क्स होगा उसमें, ठीक है। 2 अनसीन पैसेज होगा, एक 10 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का। फिर राइटिंग आएगा, उसमें आपका रहेगा जितने भी आपका, जैसे कि ऐसे हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया या फिर रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ये सारे आपके राइटिंग में आएंगे। इनमें से कोई भी 2 आएगा आपका, ठीक है, जो कि होगा 15 मार्क्स का। फिर ग्रामर में तो कुछ भी आ सकता है आप लोग का जो स्कूल में पढ़ाया गया हो। और लिटरेचर में हो गया, लिटरेचर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो आपका दोनों बुक है ना, इंग्लिश का, एक सप्लीमेंट्री और एक मेन बुक, उनमें से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके 20 मार्क्स के आएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए है आपका रीडिंग पार्ट जो कि 15 मार्क्स है। उसका पहला पैराग्राफ ये रहा। ये पैराग्राफ बहुत ही लंबा है तो हम लोग अभी यहाँ पे रीड नहीं करेंगे। मैं इसका PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग अच्छे से ध्यान से धीरे धीरे करके रीड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद इसका बस हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ओवर पावरिंग डैश इज अ चैलेंज फॉर क्रिएटर्स। ओवर पावरिंग डैश, जब आप लोग पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा प्रे, ठीक है। वैसे तो पैराग्राफ जो ये अनसीन पैसेज होता है हर स्कूल में अलग आता है, मगर फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोग को जो ये पेपर दिया गया था, ये पेपर, ये जो केंद्रीय ये पेपर दिया, ये असल में 10th में एक बार आया था, वहीं से दिया गया आप लोग को। हाउ डू पाइथन्स ओवर पावर देयर प्रे। ओवर पावर मतलब पाइथन्स किस तरह से, प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार होता है। पाइथन्स किस तरह से अपने शिकार को अपना पावर से कैसे जकड़ के रखता है, तो वो लोग क्या करते हैं, यूज़ मसल पावर, अपना मसल पावर यूज़ करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन, विच रेप्टाइल कैन नॉट बी पुट इनटू पॉइजनस और नॉन पॉइजनस कैटेगरीज। तो इसमें आपका आंसर होगा स्नेक्स, ठीक है। ये स्नेक्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पॉइजनस भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि नॉन पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्टेप्स डज सैंड बोआ टेक टू श्योर ऑफ देयर प्रेज डेथ। एक सैंड बोआ नाम का एक स्नेक का स्पीशीज़ है, तो वो क्या स्टेप लेता है एकदम अपना आखिरी तक ये पता करेगा उसका शिकार जो है ना, प्रे जो है, उसका मर जाने के लिए वो क्या करता है, मार देने के लिए उसको क्या करता है। तो वो क्या करता है, वो उसको इंजेक्ट पॉइजन होगा, वो पॉइजन लास्ट में फिर से इंजेक्ट कर देता है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट ट्रिक इज़ यूज्ड बाय द प्रे टू अवॉइड बिकमिंग अ मिल। तो एक प्रे जो होता है, जो शिकार होता है, वो किसी दूसरे जानवर का खाना ना बन जाए, मील ना बन जाए, उसके लिए वो क्या करता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग अपना इम्यूनिटी डेवलप करते हैं पॉइजन के खिलाफ, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, डेवलप इम्यूनिटी टू पॉइजन। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वुड इंडियंस होस्ट्स बी ऑफेंडेड। इंडिया के होस्ट जो होते हैं उनको क्यों ऑफेंडेड फील हो सकते हैं, वो लोग क्यों हो सकते हैं, अगर उनका बनाया हुआ खाना कोई अगर स्पिट आउट कर दे, फेंक दे, है ना। इफ़ वन स्पिट्स आउट मीट, अगर फेंक देते तो फिर। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स मोंगूज स्नेक प्रीडेटर। मोंगूज स्नेक का प्रीडेटर कैसे बन जाता है, ऐसा क्या बात है मोंगूज में जो मोंगूज स्नेक को मार देता है। ऐसा तो स्नेक पॉइजनस होता है ना। तो मोंगूज कैसे स्नेक को मार सकता है, क्योंकि उन लोग के पास हाई रेजिस्टेंस टू होता है कोबरा पॉइजन। कोबरा अगर उसको थोड़ा काट भी लेना तो उसका पॉइजन जो होता है ना, मोंगूज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे मोंगूज का डेथ नहीं हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, Which reptile is dangerous to birds according to the passage। इस पैराग्राफ के हिसाब से कौन सा रेप्टाइल बर्ड्स के लिए डेंजरस होता है, तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू पैसेज ये सैंड बोआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइजन डैश मीट। पॉइजन जो होता है ना, मीट को क्या कर देता है, ये सॉफ्टेंस कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलिफोर्नियन स्क्विरल्स आर डैश रेटल स्नेक पॉइजन।
कैलिफोर्निया का जो स्क्वेरल्स होते हैं ना, उनका भी क्या होता है, वो रेटल स्नेक के पॉइजन से रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब जैसे मंगूस कोबरा का पॉइजन से रेजिस्टेंट होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से जो कैलिफोर्निया के जो स्क्वेरल्स होते हैं ना, उनको भी अगर रेटल स्नेक का पॉइजन अगर लग जाता है, अगर काट लेता है रेटल स्नेक, तो उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके कारण कि वो लोग रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। ये हो गया आपका फर्स्ट अनसीन पैसेज कंप्लीट। नेक्स्ट अनसीन पैसेज स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, फिर से आप इसको अच्छे से बाद में पढ़ लेना, हम लोग बस क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच न्यूज़पेपर डिड बेन फ्रैंकलिन बाय? बेन फ्रैंकलिन ने कौन सा न्यूज़पेपर खरीदा था? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, पेंसिल्वेनिया गैजेट। व्हाट वाज बेन फ्रैंकलिन पेन नेम? बेन फ्रैंकलिन का जो पेन नेम क्या था, घर का नाम क्या था? घर का नाम क्या निकनेम होता है, वैसे पेन नेम का मतलब जैसे कि सब कोई उनको किस नाम से जानते थे, तो उनको नाम जानते थे सब कोई रिचर्ड सॉन्डर्स के नाम से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा। फिर व्हेन डिड हिज ब्रदर स्टार्ट द फर्स्ट बोस्टन न्यूज़पेपर? तो फ्रैंकलिन के ब्रदर ने पहला बोस्टन न्यूज़पेपर कब स्टार्ट किया था? तो जब, यहाँ है आंसर आपका पैराग्राफ में, व्हेन बेंजामिन वाज 15, है ना, सॉरी, When Benjamin was 15, his brother started the first Boston newspaper। ठीक है, इतना लिखने से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इन्वेंशन डिड बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंट? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या इन्वेंट किया था, है ना, तो उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, यहाँ पे दिया हुआ था, देखो ये रहा। बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज ऑल्सो एन इन्वेंटर। उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? इन 1743 अ वेरी गुड स्टोव कॉल्ड द फ्रैंकलिन स्टोव उन्होंने इन्वेंट किया था। तो डायरेक्ट लिख देना कि डायरेक्ट आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 1 मार्क्स का है ना, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखो व्हाट इन्वेंशन डिड फ्रैंकलिन इन्वेंट? बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड फ्रैंकलिन स्टोव, उतना लिख देने से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, व्हाई और व्हाई नॉट? तो ये ना आप लोग क्या करते हैं, अपना इमेजिन के हिसाब से आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, आपको ये पहले तो इस लाइन का मतलब समझो क्या बता रहे। एक पेनी का मतलब होता है 1 रुपया। 1 रुपया को अगर आप सेव करते हो, खर्च नहीं करते हो, तो किसके बराबर है? 1 रुपया अर्न करने के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं तो आज के समय में तो बच्चों ऐसा नहीं होता, पहले के समय में ऐसा होता था कि 1 रुपया अगर खर्च नहीं किया तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपया हमने अर्न किया। मगर आज के समय में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, है ना, तो हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है या फिर कुछ प्रॉफिट अमाउंट मिलता है प्लस उसमें जुड़ के। तो हम लोग इस आंसर में मेरे हिसाब से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट। ठीक है, बिकॉज if we spend 1 penny we get in return more than that principal with interest। हम लोग इंटरेस्ट के साथ वो जो अमाउंट हम लोग स्पेंड करते हैं, वो जो प्रिंसिपल है, उससे हम लोग और एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो ये हमारा प्रॉफिट होता है। तो हम लोग इस तरह से इसको बना के लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सेक्शन बी, राइटिंग जो है आपका 15 मार्क्स का। तो ये राइटिंग पार्ट जो है ना, पहला राइटिंग पार्ट में आप लोग को दिया गया था, You are Rohini Mittal, a student of Delhi Public School, Ghaziabad. Write an application to your principal को लिखना है, requesting him to change hygienic condition in the school। तो ये एक तरह का क्या है, अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, तो इसका मतलब ये एक फॉर्मल लेटर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, यू आर आकृति अभिनव, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। तो अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है आपको, या तो आप आकृति होके लिखना है या तो अभिनव बन के लिखना है। ठीक है, अपने फ्रेंड को लिखना है और क्या डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब योर बोर्डिंग स्कूल को डिस्क्राइब करना है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ लेटर हमेशा दिए जाते हैं। एक तो आपका रहेगा हमेशा फॉर्मल, जो ऊपर वाला है, और नीचे वाला है इनफॉर्मल। तो जो आपको ईजी लगे आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने क्या किया है, इन दोनों का आंसर्स आप लोग को यहाँ तक जितने भी टिक मार्क्स थे ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया, और बाकी का जो आंसर्स है मैंने नीचे PDF बना के इसको इसके साथ अटैच कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो। तो बच्चों इस तरह से देखो, यू आर रोहिणी मित्तल, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद। हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, चाहे किसी भी तरह का फॉर्मल लेटर आए, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप जिसको भी एड्रेस करना है ये हम लोग लिखेंगे यहाँ। जैसे कि स्कूल को आ गया तो हम लोग लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, है ना। उसके बाद आपका स्कूल का नाम आएगा, फिर आपका जो भी एड्रेस है वो लिखेंगे हम लोग, स्कूल का एड्रेस प्लस पिन कोड उसके साइड में ऐड कर देंगे। उसके बाद नीचे में लिखेंगे डेट।
और फॉर्मल लेटर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका सब्जेक्ट। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, किस कारण लिख रहे हैं, तो इसमें आप लोग का क्वेश्चन में दिया ही रहता है। तो यहाँ पे लिखा है कि टू इम्प्रूव द हाइजीनिक कंडीशन इन द स्कूल, या फिर आप इसमें ऐड और भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर इम्प्रूविंग हाइजीनिक कंडीशन इन द स्कूल, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग सर या मैडम कुछ भी करके यहाँ पे आप बता सकते हो। फिर ये पूरा आप जो सोचते हो, जो आपको मैम टीचर को बताना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। यहाँ पे मेरा गलती से ये कुछ लाइंस छूट गया था। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे किसी तरह का लाइन नहीं छोड़ना है। ये जो समटाइम्स इट इज़ इवन, यहाँ पे आप लोग को कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, इस तरह से नहीं छोड़ना है लाइन। नेक्स्ट, इस तरह से लिख के लास्ट में एंडिंग कैसे करेंगे, देखो एंडिंग में हमेशा ये चीज़ मेंशन कर देने से ठीक रहता है। होप यू विल टेक द नेसेसरी स्टेप्स एक्शन एज सुन एज पॉसिबल, ऐसे लिख सकते हो। फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, आपको क्या किसके तरह से लिखना था, रोहिणी मित्तल, है ना, और आपका क्लास लिख देना है, सेक्शन लिख देना है, इस तरह से फिनिश करना है। नेक्स्ट देखो, ये जो आपका फ्रेंड को लेटर लिखना था, तो इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये तो इनफॉर्मल लेटर है। इसमें आप डायरेक्ट किसी को, जैसे कि डियर श्रुति, कुछ भी आपको नाम लिख देना है अपने दोस्त का। उसके बाद आपको जैसे दोस्त से नॉर्मली बात करते हैं, हाय हाउ आर यू एंड योर फैमिली, आई एम फाइन हियर इन योर लास्ट लेटर, इस तरह से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए अपने बोर्डिंग स्कूल को एक्सप्लेन करना है। आपने जिस बारे में अपने लेटर लिखा है ना, उसको अच्छे से लिख देना है। लास्ट में देखो एंडिंग कैसे करेंगे, नो मोर टुडे, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली करके, योर विथ लविंगली आकृति, इस तरह से आपको एंड कर देना है। वैसे जब भी लेटर आता है, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में आप लोग को अगर कन्फ्यूजन है, फॉर्मल लेटर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से किसको एड्रेस करेंगे, तो सबसे अच्छा रहता है कि आप इनफॉर्मल लेटर लिखो। उसमें मार्क्स थोड़े भी नहीं कटते, ठीक है, क्योंकि वो इनफॉर्मल है, उसमें ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी गोयल इज़ द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ नवोदय, ये आपका नोटिस राइटिंग है। ठीक है, The sports day is to be held on September 21st, which is just 2 weeks away। मतलब स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होने वाला है जो कि सितंबर 21 को होगा, जो कि आज से 2 हफ्ता बाद है। She has to inform the house captains that they have to submit the names of the participants to her in a week's time. A student cannot take part in more than 3 events excluding the relay। तो मीनाक्षी गोयल को करना क्या है, ये नोटिस राइटिंग में लिखना क्या है कि सारे हाउस कैप्टन्स को इन्फॉर्म करना है, जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे स्पोर्ट्स में, उनके नाम उनको मीनाक्षी गोयल को सबको सबमिट करना पड़ेगा। और कुछ रूल्स बताए गए हैं कि रिले को छोड़ के कोई भी बच्चा 3 गेम से ज़्यादा में मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। और क्या बताया है, एनी रिले और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से क्या होगा, लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा तो वो बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो नोटिस राइटिंग बहुत ही इजी होता है, इसका फॉर्मेट आप लोग को अच्छे से सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो नोटिस राइटिंग में ऑब्वियसली सबसे ऊपर में हम लोग ब्लॉक लेटर्स में नोटिस लिखेंगे, उसके बाद आपका स्कूल का नाम आएगा, ठीक उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग डेट लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लेस लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो स्कूल का है ना, वहाँ पे ऊपर हमने स्कूल का नाम लिख ही चुका है। उसके बाद आई एम राइटिंग दिस नोटिस टू इन्फॉर्म द हाउस कैप्टन्स टू सबमिट। नोटिस राइटिंग हम ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते, उसको हमेशा शॉर्ट करके लिखना होता है। ठीक है, टू सबमिट द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन टू हर इन अ वीक टाइम। स्टूडेंट का यहाँ पे हर नहीं होगा, जब आई था ना तो यहाँ पे मी हो जाएगा। ठीक है, तो गलत हो गया। इन अ वीक टाइम स्टूडेंट कैन नॉट टेक पार्ट इन मोर देन, ये सब तो जो भी आपका क्वेश्चन में दिया गया था ना, उसी को आप अपने लैंग्वेज में लिख दोगे। जैसे कि आप मतलब मीनाक्षी गोयल हो, आप लिखते तो कैसे लिखोगे, ठीक है, आपकी तरफ से लिखना होगा ना, मीनाक्षी गोयल की तरफ से, तो इस तरह से आपको लिख देना है। और लास्ट में बस एंडिंग कैसे करेंगे, मीनाक्षी गोयल भी लिख दे सकते थे, और नीचे में आपका आ जाएगा स्पोर्ट्स कैप्टन, बस फिनिश हो गया। नोटिस राइटिंग बहुत इजी होता है बच्चों, और बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए इसका फॉर्मेट बस सीख लो। थोड़ा बहुत 2-3 और भी इंटरनेट से का हेल्प लेके आप थोड़ा नोटिस राइटिंग और भी एग्जांपल्स देख लो, तो आप लोग को एग्जाम में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। देखो ये पैराग्राफ राइटिंग है, तो इसमें ओनली 5 मार्क्स था ना, तो ज़्यादा नहीं लिखना है, वो 1 पेज लिखने से हो जाएगा। तो इसका मैंने आंसर मगर इसमें नहीं दिया है, क्योंकि बहुत टाइम जा रहा था, मुझे जल्दी से अपलोड करना था। देखो, द मॉर्निंग सीन इन अ विलेज, और उसका विजिट टू द जू, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये आपको कहीं भी इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। राइट अ पैराग्राफ ऑन करके इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लेना इसे। मैं बस क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सेक्शन डी का लिटरेचर पार्ट आ गया, जिसमें कि आपका 20 मार्क्स है।
तो ये आपका एक पोएम का कुछ लाइंस दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, हु इज़ स्पीकर ऑफ द अबोव लाइन। तो ये जो ऊपर जो लाइन दिया गया है, ये कौन स्पीकर कौन है इस लाइन का। तो देखो, द स्पीकर ऑफ द अबोव लाइन्स इज़ द मैन हु इज़ इन सर्च ऑफ जॉब। एक ऐसा इंसान है जो कि जॉब ढूंढ रहा होता है फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, एंड वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स आस्किंग आउट टू बी हायर्ड बाय समवन। और रास्ते में चल रहा होता है और सबसे बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे काम पे ले जाइए। ठीक है, उसको मतलब कहीं पे काम करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट। स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट इस लाइन्स में, ये जो पोएम का लाइन है उसमें क्या सजेस्ट करता है। तो इनमें ना स्वॉर्ड इन हैंड जो वर्ड है ना, यह पावर को सजेस्ट करता है, सजेस्ट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कुड द किंग नॉट कॉन्कर द नैरेटर। किंग जो है ना, नैरेटर को क्यों कॉन्कर नहीं कर सका, मतलब क्यों जीत नहीं सका, क्यों नहीं जीत सका था। द किंग कुड नॉट कॉन्कर द नैरेटर बिकॉज द नैरेटर बिकॉज द नैरेटर डिड नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू हिज पावर। क्योंकि जो नैरेटर है ना, जो पोएम जो बोल रहा है ना, वो कोई भी पावर इम्पॉर्टेंस नहीं दिया, राजा का पावर को कोई इम्पॉर्टेंस नहीं दिया था। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम। तो ये जो पोएम है इसका ऑथर कौन है, इसका ऑथर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर से दिया गया है। व्हाट इज़ कॉनिस क्रिसमस प्रेजेंट क्या था, वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो उसके लिए वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों था ये। तो ओनली 2 मार्क्स का है ना, तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना था। व्हेन द नरेटर केम टू सी कॉनी, जब नरेटर कॉनी को देखने आया, एंड गेव हर द बॉक्स, जब उसको बॉक्स दिया था, शी मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम। तो उसको लगा कि उसके हस्बैंड जिम ने भेजा है। शी थॉट दैट जिम हैड कम होम फॉर क्रिसमस। तो उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे कि जिम क्रिसमस के लिए घर आया हो अपने वाइफ से मिलने के लिए। तो जिसके कारण दिस वाज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट। तो ये था कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट। ठीक है, तो इट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसके लिए वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्रेजेंट क्यों था उसके लिए, क्योंकि जिम हैड रिटन इन द लेटर दैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस। क्योंकि उस लेटर में क्या लिखा था कि जिम जो है ना वो क्रिसमस में घर आएगा। शी हैड read द लेटर सेवरल टाइम्स एवरी डे टू फील दैट ही वॉज नियर हर। तो वो क्या करती है, उस लेटर को बहुत बार पढ़ती है। ठीक है, नाउ डैट ही वॉज फाइनली विथ हर शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट, हु वॉज इग्नियस, वाई डिड ही पुट हिज टेलीविजन डाउन द ग्राउंड फ्रॉम टेबल। तो ये सब आप देखो, इग्नियस वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कच्चल का जो मैनेजर था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का। व्हेन हिज वाइफ टोल्ड हिम अबाउट अर्थक्वेक के बारे में, ही इमीडिएटली टुक, जब उसका वाइफ ने बताया कि अर्थक्वेक आ सकता है, तो इमीडिएटली वो क्या करता है, टीवी को उठा के नीचे ज़मीन पर रख देता है, ताकि वो मतलब जब अर्थक्वेक आएगा तो शेक होके टीवी जो है ना नीचे ना गिर जाए और टूट ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल्ड। डॉक्टर चंदा जो थी वो क्यों कन्फ्यूज थी। What was unusual about विपिन बाबू's lapse of memory। और विपिन बाबू को जो लैप्स ऑफ मेमोरी हो गया था, वो जो कुछ समय की बातें भूल गए थे, सब कुछ उनको याद था मगर एक पीरियड का समय जो था वो भूल जाए, ऐसा उसका क्या अनयूजुअल क्या बात था। वैसे तो लोग अगर कोई अपने पास्ट को बारे में सब कुछ भूलते सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो विपिन बाबू के केस में ऐसा क्या अनयूजुअल, क्या कुछ अलग था, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखो, डॉक्टर चंदा पजल थी बिकॉज ही हैड नेवर डील्ड विथ अ केस सच एज विपिन बाबू। क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कोई केस डील नहीं किया था विपिन बाबू के जैसा। इट वॉज आउट ऑफ हिज फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब उन्होंने उनका एक्सपीरियंस से बाहर था, उन्होंने कैसे कभी ऐसा केस हैंडल किया ही नहीं था। फिर द अनयूजुअल थिंग अबाउट विपिन बाबूज केस, ये दोनों तो अलग होगा, सॉरी केस अलग होगा, वाज अलग होगा, was that he remembered everything in his past। कि विपिन बाबू को अपने हर पास्ट का हर बातें याद थी एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट वो भूल चुके थे, तो यही अनयूजुअल बात था। नेक्स्ट, नेम टू लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट। तो ग्लिम्स ऑफ पास्ट से दिया गया है, तो रिवोल्ट में कौन दो लीडर्स ने रिवोल्ट में हिस्सा लिया था, तो वो कौन थे, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन टू थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट विपिन बाबू। तो परिमल घोष ऐसा चीज़, कोई दो चीज़ बताओ जो कि विपिन बाबू के बारे में परिमल घोष जी जानते थे। क्या क्या जानते थे परिमल घोष न्यू फॉलोइंग थिंग्स अबाउट विपिन बाबू।
दैट विपिन बाबू स्लिप नियर हुड्रो फॉल्स एंड हर्ट हिज लेग। तो हुड्रो फॉल्स के सामने विपिन बाबू पिछल गए थे और उनके पाँव में चोट लग गया था। नेक्स्ट दैट विपिन बाबू स्टेड इन अ बंगलो में रहते थे बिकॉज ही प्रेफर्ड फूड बाय बावर्ची से बनाया हुआ खाना उनको अच्छा लगता था। दैट विपिन बाबूज वाइफ डाइड 10 years ago। और क्या जानते थे कि विपिन बाबू की जो वाइफ है ना वो 10 साल पहले मर चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स दे दिया, यहाँ से आप लोग कोई भी 2 जो आपको इजी लगे वो आप लोग लर्न कर लेना। ये लास्ट आ गया आपका। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 30 to 40 वर्ड्स में देना है। व्हाट फूड डिड वेलू एंड जया गेट फ्रॉम द गार्बेज से उनको क्या मिला था, जया और वेलू को गार्बेज से क्या मिला था। देखो, व्हेन जया एंड वेलू रिच टू अ मैरिज हॉल के सामने जब वो लोग पहुंचते हैं, जया फाउंड 2 बनानाज उसको मिलता है एंड वड़ा, 2 बनाना और एक वड़ा मिलता है इन द गार्बेज में, है ना, गार्बेज बिन में। शी ऑफर्ड, वेलू को भी ऑफर करती है बट ही वॉज हेजिटेड टू इट। मगर जो ये है, मगर वो हेजिटेट करता है खाने के लिए, ठीक है। बीइंग हंग्री ही हैड नो अदर चॉइस टू ईट इट। जया तो मगर उसको हेजिटेट करता है, मगर उसको तो बहुत ज़्यादा भूख लगा था ना, तो उसे भी वो खाना पड़ा। जया ने क्या किया, उसको वड़ा दे दिया और एक बनाना दिया टू वेलू एंड एट अ बनाना, और एक बनाना उसने खुद खाया। आफ्टर हैविंग फूड शी टुक हिम टू हर हाउस। उसके बाद खाना खाने के बाद वो क्या करती है, जया उसे अपने घर ले जाती है। वो क्या था, इट वॉज अ स्लम हाउस, ठीक है, झोपड़पट्टी जैसा घर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज द जायंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। तो क्या जायंट जो था वो खुश था या दुखी हो गया था गार्डन का ये हालत देख के। तो नो, द जायंट वॉज नॉट हैप्पी। जायंट जो था ना वो खुश नहीं हुआ था गार्डन का ऐसा दशा देख के। एज इट वॉज कवर्ड विथ स्नो एंड फ्रॉस्ट एंड हेल, वो पूरा स्नो से कवर्ड था। ही वंडर्ड सीइंग द स्नो दैट देयर वॉज नो स्प्रिंग ब्रीज। वहाँ पे कोई स्प्रिंग का कोई हवा नहीं बह रहा था, कोई चिड़िया नहीं थे, ना कोई बर्ड्स थे। ही डिड नॉट लाइक द कोल्ड हार्श विंटर। उसको ठंड का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। वो चाहता था कि फिर से स्प्रिंग का मौसम आ जाए, उसमें सुंदर सुंदर फूल खिले, चिड़िया भी उड़ते रहे, तो उसको ऐसा पसंद था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मिसेस गुप्तास एडवाइस टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। तो मिसेस गुप्ता ने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को क्या एडवाइस दिया था। मिसेस गुप्ता वाज वन ऑफ द हफीज़, जो स्कूल टीचर थी इन द 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में, ठीक है। एंड हु सॉ हिज ब्यूटीफुल स्केचेस इन स्कूल। तो उन्होंने हफीज़ का जो वो स्केचेस, बहुत सुंदर सुंदर स्केचेस बनाता था ना, तो वो मिसेस गुप्ता ने देखा हुआ था जब वो 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता था। और जब उसको एडवाइस दिया, एंड हैड एडवाइस्ड हिम दैट ही शुड ग्रो अप टू बिकम एन आर्किटेक्ट समडे। क्योंकि वो बहुत अच्छा स्केचेस करता था, तो उन्होंने इसलिए उनको एडवाइस दिया कि उनको, हफीज़ को बड़ा होके आर्किटेक्ट बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये है 12, हाउ डिड द ब्रिटिश डिस्ट्रॉय द फार्मर्स एंड बिजनेसमैन, ठीक है। यहाँ से मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोग इसको अच्छे से, आप लोग को तो स्टोरी पता ही होगा, है ना। आप लोग अच्छे से इसको पूरा स्टोरीज देख लेना PDF में, और इसको मैंने जितना हो सके शॉर्ट में आंसर देने का कोशिश किया है। इतना ही क्वेश्चंस था आप लोग का। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। किस एग्ज़ामिनेशन का पेपर अभी तक शायद मैंने अपलोड नहीं किया, आप लोग मुझे सेंड कर दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।